नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। दीपावली के मौके पर अयोध्या में फिर से वो बड़ा मौका आने वाला है जिसकी झलक पूरी दुनिया में देखी जाएगी। रामनगरी में ऐतिहासिक दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार के दीपोत्सव में भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवाली के बड़े मौके पर अयोध्या में अलग ही रौनक छाई हुई है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी धजी दिख रही है। एक बार फिर वो बड़ा मौका आ रहा है जिसका इंतजार पूरे 1 साल तक रहता है। रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। 19 अक्टूबर को अयोध्या में 9वां दीपोत्सव होने जा रहा है। इस बार का आयोजन पिछले सालों की तुलना में ज्यादा भव्य होगा। दीपोत्सव पर 26,11,101 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम की पौड़ी पर दियों की सजावट देखते ही बनती है। 17 तारीख से इन दीपकों को बिछाने का क्रम भी शुरू होगा। एक बार हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि राम की पैड़ी पर तैयारियों को और दिखाया जा सके। पीछे देखिए किस तरीके से इस बार सबसे खास होगी सरयू के जलधारा में चलने वाली ये झांकियाँ, और बेहद विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार 9वां दीपोत्सव विशेष आकर्षक होगा क्योंकि ग्रीन शो, ड्रोन शो जो पिछले वर्ष की अपेक्षा और भव्य किया गया। इसके अलावा इन राम की पैड़ी के दीवारों पर जो लेजर शो के जरिए राम के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंगों की झांकियां दिखाई जाती थी, वो भी 2-3 दिन चलाई जाएंगी। सबसे खास होने वाले कार्यक्रम की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। राम की पैड़ी से लेकर रामकथा पार्क में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चाहे घाटों की सजावट की बात हो, रंग रोगन का काम हो, वो सभी आखिरी दौर में चल रहे हैं। इस बार सरयू की जलधारा में वाटर शो के साथ धार्मिक कार्यक्रम लोगों के लिए बेहद खास होगा। ड्रोन शो, LED, साउंड एंड लाइट शो सभी का काम आखिरी दौर पर पहुंच चुका है। वाटर शो में विशेष तैयारियां हैं। जो स्थानीय कलाकार रहेंगे वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। सामने मुख्यमंत्री मंच पर आसीन होंगे। उस दरमियान VIP और VVIP यहाँ मौजूद होंगे। 12,000 से ज़्यादा जो दर्शक हैं उनके बैठने के लिए ओपन थिएटर नुमा, बाकायदा स्टेडियम नुमा ये कहा जा सकता है कि सीढ़ियाँ बनकर तैयार हैं। दीपोत्सव की तैयारियों पर प्रशासन की पूरी तरह से नजर है। DM और SSP ने राम की पैड़ी, रामकथा पार्क, कार सेवा पूरम का निरीक्षण किया है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सरयू आरती स्थल पर समय से पहले सभी काम पूरे करने के आदेश भी दिए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है 19 अक्टूबर 2025 को, जिसमें कि पूरे देश और दुनिया से कलाकार आएंगे। रामलीलाओं का मंचन होगा। हमारे द्वारा सभी स्थलों को DM साहब के साथ और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ जाकर के उसका स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। पूरे एरिया को जोन और सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी काउंटर पार्ट के रूप में लगाए गए हैं। जाहिर है दीपोत्सव बेहद भव्य होने वाला है। इसमें 33 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। दीपोत्सव के मौके पर सुबह से ही कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 UP उत्तराखंड। राम मंदिर बनने से अयोध्या का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। रामनगरी में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। अब अयोध्या ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। यहाँ पर दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। आध्यात्मिक और पर्यटन के लिहाज से अयोध्या संवरती जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी को अब एक और नई पहचान मिलने जा रही है। अब यहाँ पर श्रद्धालुओं को वैक्स म्यूजियम भी दिखाई देगा, जो कि बनकर तैयार है। ये वैक्स म्यूजियम 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बनाया गया है। इस मोम के संग्रहालय में प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, विभीषण सहित रामायण के 50 प्रमुख पात्रों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। मूर्तियां इतनी आकर्षक हैं कि कोई एक बार देख ले फिर उससे नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। मूर्तियां कहीं न कहीं त्रेता युग का एहसास दिलाती हैं। इसमें मूर्तियां जो हैं वो मोम की हैं, जीवंत मूर्तियां हैं, लाइव मूर्तियां हैं। इसको लेकर के कैसे मेहनत की गई और कितनी मूर्तियां लगभग लगाई जा रही हैं इसमें? यहाँ अब रामायण वैक्स म्यूजियम का, इसमें रामायण का स्टोरी चालू होता है अपना वाल्मीकि जी से ऐसा इसका सोच कर रहे, इसका सोचते लिखने का तैयारी कर रहे। उधर से हम लोग एक सीन बनाया सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंट्री में रामलाला को रुका है। रामलाला बोला तो
अपना राम मंदिर में ब्लैक कलर का मिलता है, बट इधर रियल कलर का रियल इफेक्ट मिल जाएगा। दक्षिण भारतीय वास्तुशैली में बने इस 2 मंजिला म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर पर रामलला के बाल स्वरूप से लेकर सीता के स्वयंवर तक की झलक है, जबकि प्रथम तल पर वनवास, लंका दहन और राम रावण युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। म्यूजियम में एक साथ 100 लोग जा सकते हैं। 7.5 करोड़ रुपए संबंधित फर्म के द्वारा लगाया गया है और ये PPP मॉडल पर है। जो भी रेवेन्यू शेयर होगा उसका कुछ हिस्सा जो है उनको नगर निगम अयोध्या को देना होगा। 9,850 वर्ग फीट क्षेत्र में बने इस एयर कंडीशन म्यूजियम को बनाने में लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसका निर्माण केरल की कंपनी ने किया है। सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में म्यूजियम अत्याधुनिक है। सिक्योरिटी गार्ड और CCTV कैमरे 24 घंटे निगरानी करेंगे। भारत में कहा जा सकता है अनोखा और अलग वैक्स म्यूजियम जो भगवान राम से जुड़ा हुआ है, और उस वैक्स म्यूजियम को बनाने के बाद अब इसके उद्घाटन की तैयारी है। दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से एक बड़ी सौगात पूरे विश्व से अयोध्या आने वाले राम भक्तों को वैक्स म्यूजियम के जरिए देने जाएंगे, जिसमें रामायण कालीन प्रसंगों की एक जीवंत प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। सहारनपुर में एक मुस्लिम महिला रेल की पटरी पर जान देने जा रही थी, जिसके बाद महिला पुलिस एक्टिव हुई और उसे ऐन वक्त पर बचा लिया गया। वहीं इटावा में भी एक महिला नहर में कूदने जा रही थी, यहां पर भी राहगीरों ने उसे बचा लिया। सामने से आती ट्रेन और एक महिला ट्रेन की तरफ तेजी से जा रही थी। पुलिस महिला के पीछे पीछे दौड़ने लगी। महिला ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिसकर्मी उस महिला के पास पहुंच गए और बड़ी हनोनी टल गई। एंटी रोमियो टीम भैरव मंदिर रेलवे पुल क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम ने देखा कि एक मुस्लिम महिला ट्रेन की दिशा में दौड़ी चली जा रही थी। महिला का नाम शबनम बताया गया है। वो एकता कॉलोनी की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से वो अपनी जान देने जा रही थी। पुलिस ने उसे काफी समझाया और बाद में उसे उसके परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने मिशन शक्ति टीम का आभार जताया। मिशन शक्ति टीम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। थाना कुतुबगढ़ की मिशन शक्ति टीम भैरव मंदिर के पास में कार्य से कर व्यस्त थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि एक महिला ट्रेन की पटरी जा रही है और सामने ट्रेन आ रही है, संभवतः वह आत्महत्या करेगी। इस सूचना पर तत्पर मिशन शक्ति टीम भागकर मौके पर पहुंची तथा अपनी जान जोखिम डालकर उस महिला को वहाँ से हटाया, लेकिन ट्रेन आने पर महिला द्वारा पुनः ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या प्रयास किया, लेकिन मिशन शक्ति टीम द्वारा सूझबूझकर समझाकर उसे थाने लाए। वहीं इटावा में भी एक महिला ने ऐसा ही कदम उठाने की कोशिश की, जिससे उसके परिजन टेंशन में आ गए। जसवंत नगर में पति और सास के साथ जा रही ये महिला अचानक नहर पर बने पुल पर चढ़ गई और वहां से नहर में कूदने का प्रयास किया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। महिला का पति और दूसरे राहगीर उसे बचाने में जुट गए। काफी देर मशक्कत करने के बाद महिला की जान को बचाया गया। उसे पुल से सुरक्षित नीचे उतार लिया। महिला ससुराल से अपने मायके जा रही थी, तभी पति से मामूली विवाद के बाद उसने गुस्से में चलती बाइक से कूदकर नहर में छलांग लगाने की कोशिश की। बाद में महिला को समझाकर घर ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार सज चुके हैं, जिसमें खेल खिलौने बताशे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मिलावट के शक में लोग खिलौने बताशे खरीदने से कतरा रहे हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार हल्द्वानी दीपावली के लिए पूरी तरह से सज चुका है। लोग यहां सामान खरीदने के लिए पहुंचने लगे हैं। मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा के लिए लोग खेल खिलौने भी खरीदने लगे हैं। लेकिन पिछले दिनों हल्द्वानी में इन चीज़ों को बनाने वाली फैक्ट्रियों में जो कार्रवाई हुई और इस दौरान जो चीज़ें सामने आई, उससे इन्हें खाने में अब डर सा लग रहा है। प्रशासन की कार्रवाई में खेल खिलौने बतासे बनाने वाले कई छोटे कारखाने भी सील हुए हैं। तो हमने अभी 4 जगह विजिट किया है और चारों जगह हमको खामियां मिली है और चारों जगह हमने उसको सीज भी कर दिया है। मौके पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गंदगी है और उन केमिकल्स का यूज किया जा रहा है जो खाने लायक नहीं है।
गंदगियाँ बहुत हैं, पानी भी गंदा है जिससे बना रहे हैं, और जो जितने लेबर लगी हुई है लेबर भी साफ़ सुथरे नहीं है, बहुत गंदे कपड़े और बहुत गंदी तरह से लोग बना रहे हैं। दूसरी तरफ दुकानदार भी मान रहे हैं कि इस कार्रवाई से खेल खिलौने का व्यापार प्रभावित होता है, क्योंकि लोगों को केमिकल का डर सता रहा है। जो लोग कह रहे थे कि बीच में मुद्दा चल रहा है। हाँ, क्योंकि इसलिए यहाँ इंदवानी में केमिकल वगैरह मिला रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, इस वजह से ग्राहक सब भटक गया, न्यूज़ में खबर आ गई है। ठीक है। और आप कैसे बता रहे हैं कि ग्राहक को कि इसमें मिलावट नहीं है? इसमें मिलावट नहीं है, हमारा माल बाहर का है, हम बरेली से लाए थे। दरअसल खेल खिलौने और बतासे बनाने का ज्यादातर काम बनभूलपुरा और बरेली रोड के इलाके में होता है, लेकिन यहाँ मौजूद कारखानों में इन्हें इतनी गंदी तरीके से बनाया जाता है कि आपका इन्हें खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी में लोग इन्हें खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अक्सर शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है, कई शादियों में कुंडली नहीं भी मिलाई जाती, लेकिन क्या कुंडली नहीं मिलाने से शादी चल नहीं पाती? बीएचयू के प्रोफेसर्स ने इसको लेकर एक रिसर्च की है, जिसमें कुंडली मिलान न करने पर 37% शादियां ही टिकने की बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादी जिंदगी का बेहद यादगार पल माना जाता है, जिसमें दो लोग जिंदगी भर साथ निभाने का वचन लेते हैं। लेकिन कुछ रिश्तों में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि कई लोगों की शादी टिक नहीं पाती और पति पत्नी अलग हो जाते हैं। शादी से पहले कुंडली मिलाने पर जोर दिया जाता है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि लड़का लड़की दोनों के 36 में से 36 गुण मिल जाएं। वहीं बीएचयू के 3 प्रोफेसरों ने इसको लेकर एक रिसर्च की है। रिसर्च के मुताबिक जिस शादी में कुंडली नहीं मिली, उस शादी के सफल रहने की गारंटी कम है। वहीं जिन्होंने कुंडली मिलवाई, वो शादी ज्यादा कामयाब रही। जिन व्यक्तियों की कुंडली नहीं मिली थी, या तो कुंडली मिली नहीं थी या कुंडली मिलाई नहीं थी, कुल मिला के जिनके ग्रह नहीं मिल रहे थे, कुंडली जिनकी नहीं मिल रही थी, ऐसे लोगों की शादी महज 37% ही सक्सेस है। जबकि जिन लोगों की कुंडली मिली है, उनकी सक्सेस जो रेट है वो 67% से ज़्यादा है। जो सफलता का जो प्रतिशत है जीवन में, दाम्पत्य जीवन की जो सफलता कहते हैं, जैसे कि दोनों का स्वास्थ्य, दोनों के बीच परस्पर सौहार्द, प्रेम, संतान की स्थिति और बाकी एक जो समग्रता, जो भारतीय संस्कृति में जिसको हम लोग जीवन की समग्रता या दाम्पत्य जीवन की समग्रता कहते हैं, उस समग्रता का जब आकलन किया तो उसमें जिनकी कुंडलियाँ मिल रही हैं उनमें सफलता का जो प्रतिशत है वो 63, 64 अभी ट्रेंड हमें लगता है कि कुछ और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बाकी जिनकी कुंडलियाँ नहीं मिल रही हैं उनमें सफलता का प्रतिशत बहुत कम, 37 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। तो निश्चित ही हम लोग आंकड़े और बढ़ा रहे हैं। रिसर्च में सामने आया है कि जिन शादियों में कुंडली मिलान नहीं होता, उनमें 63% लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। या तो शादियाँ टूटती हैं या फिर दूसरे कारण हो सकते हैं, जिनमें संतान की तरफ से परेशानी, गृह कलेश हो सकता है। तो एक सामान्य जो परिभाषा है वो कुंडली नहीं मिलने का तात्पर्य लोग एक दूसरे के परस्पर सौहार्द और प्रेम से और एक दूसरे के प्रति समर्पण से लेकर के जो चलते हैं, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके अतिरिक्त संतुष्टि का जो भाव है, संतोष का जो भाव है, एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा का जो भाव है, वो भी कहीं न कहीं से उसमें दिखाई दे रहा है, उसमें भी कहीं कमी दिखाई दे रही है। अनुपत्यता में भी न्यूनता दिखाई दे रही है। तो अनेक पहलू हैं, इनको अभी अलग अलग वर्गीकृत नहीं किया। बीएचयू के प्रोफेसरों और रिसर्च करने वालों ने 6 महीने तक इस पर काम किया। इसमें 250 दंपति के केस लिए गए। प्रोफेसरों ने रिसर्च के जरिए शादी और कुंडली मिलान को लेकर ये बातें बताई हैं। फिलहाल इस रिसर्च का 1 साल और बचा हुआ है। पूरे शुरुआती जो शोध में ये बात साफ हुई है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली नहीं मिलती, उनकी शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। और तलाक वाले केसों में तो ये कई बार इस शोध में ये चीज़ें सामने आई हैं कि उनकी कुंडलियाँ मैच नहीं खा रही थीं। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई किन्नरों के एक साथ जहर पीने का मामला सामने आया। इंदौर के नंदलालपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 24 किन्नरों ने एक बंद कमरे में जहरीला पदार्थ पीकर जान देने की कोशिश की। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाकर जारी किया है। जैसी घटना की सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने कमरे का दरवाजा खुलवाया।
सभी किन्नरों को इलाज के लिए MY अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक किन्नरों के आपसी विवाद के बाद एक गुट ने सामूहिक रूप से जहरीला पदार्थ पीने का कदम उठाया। पेशेंट्स फिनॉइल इंटॉक्सिकेशंस के साथ, पॉइजनिंग के साथ, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, उसके साथ में MY अस्पताल के अभी कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में आए हैं और सभी को एडमिट किया गया है, जिसमें से 2 को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा मात्रा में फिनाइल किया है, तो उनको भी ICU में शिफ्ट किया गया है। बाकी लोगों को भी SDU और डिफरेंट वार्ड्स में शिफ्ट किया गया है। कुछ किन्नरों ने जो है वो संदिग्ध वस्तु का सेवन कर लिया है, पी लिया है। तत्काल उन्हें उपचार के लिए MY ले जाया गया पुलिस वाहन से और अन्य वाहनों से, और वर्तमान में 24 किन्नर यहाँ उपचाररत हैं। सभी स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और वर्तमान में अभी इनका यहाँ इलाज चल रहा है। प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के कार्डियक कैथ लैब में डॉक्टरों की टीम ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। 21 साल के युवक के दिल में मौजूद 6 मिलीमीटर के छेद को बिना ओपन हार्ट सर्जरी के सफलतापूर्वक बंद किया गया। ये प्रयागराज मंडल में इस प्रकार का पहला मामला है। मरीज को पहले ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी गई थी, जिससे वो और उसका परिवार काफी परेशान थे, लेकिन स्वरूप रानी अस्पताल के डॉक्टरों ने आधुनिक तकनीक से कैथ लैब में ही ये जटिल प्रक्रिया पूरी कर दी। इस प्रक्रिया में मरीज का सीना नहीं खोला गया, बल्कि एक पतली नली के जरिए दिल तक पहुंचकर स्पेशल मशीन से छेद को बंद किया गया। उत्तराखंड का एक बेटा जिसने समंदर में अपने सपनों की राह चुनी थी, अब उसी समंदर ने उसे निगल लिया या फिर कहीं पर छुपा लिया, किसी को पता नहीं चला। देहरादून में रह रहा परिवार बेटे के न लौटने पर गमगीन है। सीएम पुष्कर धामी ने करणदीप के पिता से फोन पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और राज्य सरकार, केंद्र और विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी देहरादून के पटेल नगर की संजय कॉलोनी में रह रहा परिवार घर का बेटा करणदीप सिंह राणा, जो मर्चेंट नेवी में सीनियर डेक कैडेट था, सिंगापुर से चीन जा रहे शिप से संदिग्ध हालातों में लापता हो गया। 20 सितंबर की शाम को कंपनी से फोन आया, आपका बेटा मिसिंग है। करणदीप 18 महीने की ट्रेनिंग पर था, जिसमें से 12 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर चुका था। ये उसकी आखिरी 6 महीने की ट्रेनिंग थी, लेकिन अब परिजन हर दरवाजे पर गुहार लगा चुके हैं, जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। पिता ने बताया कि कंपनी का कहना है कि घटना श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में हुई। रेस्क्यू टीम भेजने की बात कही गई, लेकिन हकीकत अब तक रहस्य बनी हुई है। रात को 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है मुंबई ऑफिस से, कैप्टन ऋषिकेश है वहाँ पे, तो उनको फ़ोन आता है कि सर आपका बेटा मिसिंग है। मैंने कहा जी मेरा बेटा मिसिंग कैसे हो सकता है, वो तो समुद्र में, अगर मिसिंग भी है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा सर हम रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, जैसे भी कोई अपडेट होता है हम आपको अपडेट करेंगे। माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वो बताती हैं 20 सितंबर की दोपहर बात हुई थी, बेटा खुश था, बोला था कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसी रात कंपनी का फोन आया कि बेटा जहाज से गायब हो गया। 2 दिन बाद सिर्फ एक जूता और कैमरा मिलने की बात कही गई। बहन सिमरन कहती है करण बेहद होनहार था, उसने SIM इंस्टीट्यूट से टॉप रैंक में पढ़ाई की थी, 2021-22 बैच का टॉपर भी था। फिर दोपहर में उसका फ़ोन आया 12:15 बजे करीब, हमारी बात हुई 6-7 मिनट, तो ठीक था, नॉर्मल था बेटा, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब डेली की तरह जैसे घर की बातें होती है वही हमने की हैं। तो 20 को ये हुआ, 22 को इन्होंने बताया, 22-23 तारीख को, कि उसका शू और कैमरा मिला था डेक पे। 2 दिन बाद बताया, तो हमें वो भी स्ट्रेंज लगा कि आपको ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी, क्या पता कुछ पोर्ट्रे करने के लिए बताया जा रहा हो, इसके बारे में भी हम श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ रिटर्न कंफर्मेशन नहीं है इसकी भी हमारे पास। फिर बताया कि चीफ कुक ने देखा था लास्ट टाइम उसको डेक पे 5:45 बजे करीब, फिर वो जब 7 बजे तक उसने रिपोर्ट नहीं किया तो हमने उसको ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला तो हमने MRCC को इन्फॉर्म किया।
अब उस घर में सन्नाटा पसरा है जहां करण के लौटने की उम्मीद हर रोज दरवाजे की ओर देखती है। समंदर ने एक बेटा छीन लिया और छोड़ दिया एक परिवार को बेसब्र इंतजार में। सपनों का जहाज अब खामोश है और एक माँ पिता की उम्मीद अब सिर्फ जवाब की आस में है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। चारधाम यात्रा में अब तक 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल अभी तक 17,15,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि अभी केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में 7 दिन का वक्त बाकी है। पिछले साल पूरे यात्रा काल में 16,52,076 यात्री केदार दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि आपदा के हालात होने के बावजूद अब तक यात्रा अच्छी रही है। मौसम साफ होने के बाद धामों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। जिस तरह से आपने देखा कि बीच में मानसून, जो हमारा मानसून पीरियड रहा, उस बार जो है कि इतनी अत्यधिक बारिश हुई और पूरी लैंडस्लाइड वेयर पूरा मौसम खराब होने के बाद भी हमने जो कल तक का हमारा आंकड़ा है श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में लगभग 32 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। और आगामी 23 अक्टूबर भैया दूज के दिन जो है कि 8:30 बजे जो है कि भगवान केदारनाथ जी के जो है कि कपाट बंद हो जाएंगे और 25 नवंबर को 2:56 पर जो है बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाएंगे। लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी। बद्रीनाथ धाम में भी इस साल रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं। 15 लाख से अधिक यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 2024 में 14,35,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। वहीं इस साल की बद्रीनाथ की यात्रा में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है और चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे लोग यात्रा के दौरान की गई व्यवस्था के लिए सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। समुचित व्यवस्था की गई है मंदिर प्रशासन के द्वारा और पूरा प्रयास किया गया कि लोगों को सम्यकतया दर्शन हो और कोई भी पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको जब तक दर्शन नहीं होते हैं तब तक मंदिर के कपाट बंद न किए जाए। और ऐसा जब से कपाट खुले हैं और जब तक कपाट बंद नहीं होंगे। देव डोलियों ने भी इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और उनका पुण्य लाभ अर्जित किया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से लेकर उत्तराखंड सरकार ने इस बार यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की हुई थी, जिसका असर ये देखा गया है कि इस बार 15 लाख से अधिक यात्री अभी तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और अभी लगभग 1 महीना और 10 दिन का समय शेष है जब भगवान बद्री विशाल की यात्रा चलनी है। बरसात के दौरान जरूर थोड़ी सी यात्रा प्रभावित रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार रिकॉर्ड यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? हम दिल्ली से हैं और नाम हमारा घनश्याम तिवारी है। पंडिताई का ही कार्य है। दिल्ली में मंदिर में ही रहा जाता है और जीवन में पहली बार मौका मिला चार धाम यात्रा करने का, तो ये हमारा अंतिम पड़ाव था। अब आज दिल्ली निकला जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून भरा स्थान है, बहुत अच्छा लगा जी। किस तरीके की व्यवस्था रही इस बार? व्यवस्था सरकार की तरफ से तो हम कहेंगे